आज आपका टॉपिक है पॉलिटी, राजनीति। ठीक है, इंडिया की पॉलिटी पढ़ रहे हैं अपन। तो इंडिया की पॉलिटी में चैप्टर नंबर 5 है नागरिकता, सिटीजनशिप में आपको देखना है कि कहाँ से ये स्टार्ट होती है, किन किन अनुच्छेद में इसका कहाँ पर क्या उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले वही पढ़ेंगे जो आपकी नागरिकता है, वो भारतीय संविधान में नागरिकता है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। नागरिकता जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। ठीक है, और नागरिकता में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो इन जो अनुच्छेद हैं उनमें दिए गए हैं। जैसे पहला है, इन्हीं को पढ़ लेते हैं अपन 5 से 11 तक क्या क्या है। पहला है आपका अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 5 में है कि संविधान के प्रारंभ में, जब संविधान बना, संविधान लागू हुआ, उस समय जो व्यक्तियों को क्या दी गई? नागरिकता दी गई। उनके विषय में कहाँ बोला गया है? अनुच्छेद 5 में बोला गया है। क्या बोला गया है? जब संविधान बना, संविधान लागू हुआ, उस समय किन नागरिकों को कहाँ की नागरिकता दी जानी थी? क्योंकि जब संविधान लागू हुआ तो अपने यहाँ 2 देश बन चुके थे, भारत और पाकिस्तान। इसके बाद दूसरा था आपका अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 जो था वो था कि कुछ जो व्यक्ति थे वो पाकिस्तान से भारत आए थे। ठीक है, उन्हें नागरिकता दी गई, क्योंकि जब बोला गया कि 2 देश बनाए जा रहे थे तो उस समय यहाँ पे बोला गया स्वेच्छा से जो व्यक्ति पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं, जो व्यक्ति भारत आना चाहते हैं वो भारत आ सकते हैं। तो जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए थे तो उन्हें क्या हुआ था? यहाँ पे नागरिकता दी गई थी। इन्होंने क्या किया था? प्रवर्जन किया था पाकिस्तान से भारत में। तो यही लिखा है यहाँ पर, पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, कि उन्हें क्या क्या अधिकार दिए गए। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? आर्टिकल नंबर 6 में। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर जो 7 था उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो भारत से कहाँ गए होंगे? पाकिस्तान गए होंगे, तो उन व्यक्तियों को भी कुछ नागरिकता के अधिकार दिए गए। ठीक है, कि उन्हें यहाँ पे कुछ जो अधिकार थे उन्हें कुछ हटाए गए और कुछ अधिकार वहां पाकिस्तान में उन्हें ऐड किए गए। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 7। अब आता है इसके बाद अनुच्छेद नंबर 8। ठीक है, अनुच्छेद 8 क्या था? कि भारत में रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। कुछ व्यक्ति उस समय भी, कब? जब संविधान का निर्माण हुआ, थे भारतीय मूल के, लेकिन रहते कहाँ थे? विदेशों में। तो उन्हें भी नागरिकता के कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए, जो किसके अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 8 में आते हैं। इसके बाद है 5वें नंबर पे अनुच्छेद नंबर 9। अनुच्छेद 9 में क्या लिखा है? कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का समाप्त होना। मतलब जिन नागरिकों ने अपनी स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता अपना ली, उनकी जो नागरिकता थी वो भारतीय संविधान से क्या हो गई? समाप्त हो गई। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 9 के अंतर्गत आता है। इसके बाद है अनुच्छेद नंबर 10। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 10 में लिखा है कि नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के जो अधिकार हैं वो बने रहना। जो नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, उनके अधिकार जो हैं वो वैसे के वैसे ही बने रहते हैं जब तक कि वो भारत की नागरिकता छोड़ ना दें, दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त ना कर लें, या फिर किसी भी विधि विधान दंड प्रक्रिया की वजह से उसकी भारत की नागरिकता समाप्त ना कर दी जाए। क्योंकि भारत सरकार के पास अधिकार होता है किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने का। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद नंबर 11, ये जो है वो लास्ट है, अनुच्छेद 11। और इससे बोला गया है, इसके पूरे जो अनुच्छेद है नागरिकता के, उनके उपचार का अनुच्छेद,
कि ये जो कंडीशंस थी अनुच्छेद 9(5) से लेकर अनुच्छेद 10 तक, वो कब थी? जब संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था 1950 में। तो 1950 की जो स्थिति थी उसके हिसाब से ये क्या थी? नागरिकताएं थी। लेकिन आज की जो स्थिति है, कुछ लोग भारत से बाहर भी गए हैं, कुछ लोग मतलब दूसरे देशों के अपन ने यहाँ पे उन्हें नागरिकता भी दी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए संशोधन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो संशोधन कहाँ से होते हैं? अनुच्छेद 11 में लिखा है कि ये जो हैं वो स्थायी नहीं है। ये जो आपको जो अनुच्छेद देके रखे हैं या जो नागरिकताएं देके रखी है वो स्थायी नहीं है, उनमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, भारत की संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा। और ये चीजें की भी गई। कब से की गई है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, कब कब संशोधन हुआ है। तो सबसे पहला संशोधन जो हुआ था वो हुआ था संविधान संशोधन 1955। नागरिकता संविधान संशोधन कब हुआ था? 1955 में हुआ था। तो पहला अगर अपन बोलेंगे तो कब होगा? 1955 में। आपसे बोला जाए नागरिकता में अगर संशोधन हुआ तो कब हुआ था? 1955 में। दूसरा है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, तो वो आया था दूसरा 1986 में, 1986 में। ठीक है, दूसरा भारतीय नागरिकता में अगर कोई संशोधन हुआ तो कब हुआ? 1986 में। कुछ बदलाव किए गए होंगे। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा है, तीसरा भारतीय नागरिकता संशोधन हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, इसमें भी भारतीय नागरिकता में कुछ अधिकारों में बदलाव किए गए होंगे। इसके बाद है चौथे नंबर पे है कि कब हुआ था? तो ये हुआ था 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। 2003 में एक संशोधन हुआ। ठीक है, इसके बाद आते हैं 2005। 5वें नंबर पे जो संशोधन हुआ वो हुआ था 2005 में। ठीक है, 55 में, 86 में, 92 में, 2003 में और 2005 में। ठीक है, अब अगला जो है वो हुआ था अभी 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। ठीक है, ये भी क्या था? नागरिकता संशोधन था, नागरिकता संशोधन अधिनियम। और अभी जो रिसेंट में हुआ है 2019 में, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नाम से जाना जाता है और इम्पोर्टेंट भी है, ये था आपका CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, क्या किया था यहाँ पे? ये तो सबको पता ही होगा, अपन ने पढ़ा भी है। CAA क्या था कि विदेश में रह रहे, मतलब जो दूसरे देश के कुछ नागरिक हैं धर्म विशेष के, उन नागरिकों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, और जो कुछ नागरिक हैं जो कि स्वेच्छा से धर्म विशेष के दूसरे समूह से आते हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो एक धर्म विशेष को क्या किया गया है कि उन्हें हम मतलब कुछ प्रमुख देश हैं, उनसे आने वाले व्यक्तियों को हम हमारे देश में नागरिकता नहीं देंगे, और कुछ धर्म विशेष जो हैं उनसे आने वाले व्यक्तियों को हम हमारे देश में नागरिकता दे देंगे। ये कब हुआ? 2019 में, CAA। ठीक है, सबसे विवादित था ये, और इसमें एक और नाम था इसका CAB। पहले CAB था, बिल था, विधेयक था। ठीक है, फिर बाद में क्या बन गया? एक्ट बन गया, मतलब कानून बन गया, अधिनियम बन गया। ठीक है, तो अब ये जो 2019 रिसेंट अगर कोई सबसे अगर हाल ही में कोई अगर परिवर्तन हुआ है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसके बाद हाँ, तो इसी विषय में आगे है कि नागरिकता में कुछ जो अधिकार दिए गए थे उनमें कुछ अंतर था कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं या जो सिर्फ भारतीय हैं उनके अधिकार कुछ अलग थे, और कुछ विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिकों को समान रूप से कुछ अधिकार दिए गए। ठीक है, ये सीधे सीधे आते हैं आपके कहाँ पे? मौलिक अधिकारों में। कहाँ आते हैं? मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार अगर आप पढ़ोगे तो कहाँ आएगा? ये भाग 3 में आएगा, आर्टिकल 12 से 35 तक आएगा। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 और भाग, संविधान का भाग कौन सा? 3। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं नागरिकता पढ़ रहे हैं, और ये है आपका भाग 2 में। कौन सा भाग है ये? संविधान का भाग 2, आर्टिकल नंबर 5 से 11।
अब ये तो अपन नागरिकता पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ नागरिक से रिलेटेड एक फैक्ट है कि किन नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें कुछ स्पेशल अधिकार प्राप्त हैं, और जो विदेशी नागरिकता के साथ विदेशी नागरिकों को भी और भारतीयों को भी कुछ समान अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आर्टिकल बता रहा हूँ, कौन कौन से आर्टिकल जो हैं वो सिर्फ भारतीयों के लिए हैं और कौन कौन से आर्टिकल हैं जो विदेशी प्लस भारतीय। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं, ये केवल भारतीय, केवल भारतीयों के लिए ये जो आर्टिकल मैं लिखूंगा यहाँ पे, और ये विदेशी और प्लस भारतीय मतलब दोनों के लिए समान। ठीक है, अनुच्छेद केवल भारतीयों के लिए अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद नंबर 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, अनुच्छेद कौन कौन से? 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो 5 अनुच्छेद हैं, ये अनुच्छेद सिर्फ केवल किसको प्राप्त हैं? इनके अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। ठीक है, और अब बचे हुए जो हैं विदेशी प्लस भारतीय। ठीक है, विदेशियों को भी यही अधिकार प्राप्त हैं और भारतीयों को भी। तो ये कौन कौन से हैं? ये है आपका 14। ठीक है, 14 के बाद है आपका 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ये दोनों के लिए है, विदेशी प्लस भारतीय, और ये केवल किसके लिए है? भारतीय के लिए। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों में जब अपन पढ़ेंगे कि कौन सा आर्टिकल जो है उसका क्या महत्व है या फिर उसका जो बोला जाएगी क्या उसका उद्देश्य है। ठीक है, तो वो यहाँ पे अपन पूरा पढ़ सकते हैं, और ये भी 14, 20, 21, 21 है, ये भी अपन पूरा पढ़ सकते हैं। अभी अपन शॉर्ट में सिर्फ पढ़ लेते हैं कि अनुच्छेद जो 15 है, आर्टिकल नंबर जो 15 है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 15 है, उसमें लिखा हुआ है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या किसी से भी मतलब किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, धर्म, लिंग, वंश या फिर कोई भी जाति, किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 15। अब है आपका आर्टिकल नंबर 16। तो आर्टिकल नंबर 16 में क्या लिखा है? तो आर्टिकल 16 है आपका कि लोक नियोजन में अवसर को समानता। लोक नियोजन मतलब जो आपके कार्यपालिका है, कार्यपालिका में जो अफसर हैं, जैसे कि जो वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है, जो अफसर होते हैं, तो उसमें समानता केवल भारतीय नागरिकों को मिलती है, विदेशियों को उसमें कोई समानता नहीं है। ठीक है, तो लोक नियोजन में अफसर की समानता अनुच्छेद नंबर 16। ठीक है, इसके बाद आते हैं अनुच्छेद नंबर 19। तो अनुच्छेद 19 क्या है? यहाँ पे देखो, अनुच्छेद 19 जो है वो है वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। वाक स्वतंत्रता मतलब अभिव्यक्ति की आजादी, क्या बोल सकते हैं इसको? बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो अधिकार हैं वो भी सिर्फ किसको मिलते हैं? केवल भारतीयों को मिलते हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 29। क्या है? अनुच्छेद नंबर 29। तो अनुच्छेद 29 में लिखा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अपने यहाँ भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों का संरक्षण, तो ये भी केवल किसके लिए है? भारतीय। अन्य देशों के अल्पसंख्यकों के लिए अपने पास कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अनुच्छेद नंबर 30। तो अनुच्छेद नंबर 30 जो है वो सबसे विवादित एक आर्टिकल है या अनुच्छेद है। उसमें लिखा गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने धर्म, अपनी शिक्षा, ठीक है, इनसे संबंधित जो अपना प्रचार प्रसार है वो पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुसंख्यक जो लोग हैं वो नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ अल्पसंख्यक की बात होती है कि अल्पसंख्यक जो है वो अपने धर्म और अपनी शिक्षा का प्रसार प्रसार जो है वो इससे रिलेटेड जैसे जो भी संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, वो ओपन या फिर खोल सकते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद नंबर 30 के अंदर आता है। ठीक है, तो ये किसके लिए थे? केवल भारतीयों के लिए। केवल भारतीयों को कितने? 5 जो है वो आर्टिकल हैं वो केवल भारतीयों के लिए हैं। अब जो बचे हुए 11 आर्टिकल हैं उन पे बात करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 14 सबसे पहला
आर्टिकल नंबर जो 14 है वो 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता। मतलब चाहे विदेशी नागरिक हो चाहे भारतीय नागरिक हो, दोनों की जो दंड संहिता है, मतलब जो कि आपकी आईपीसी की धारा, इंडियन पेनल कोड, उसके हिसाब से जो भी दोनों को सजा मिलने की होगी वो दोनों को बराबर मिलेगी। समझ में आया? तो विधि के समक्ष समानता मतलब विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो भारतीय हो। इसके बाद आया आर्टिकल नंबर 20। तो जो आर्टिकल नंबर 20 है उसमें लिखा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसका संरक्षण भारत की प्रशासन के हाथ में रहेगा। मतलब भारत की पुलिस प्रशासन जो है भारत का, वो क्या करेगा, उस व्यक्ति का संरक्षण करेगा जब तक कि उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये आर्टिकल 20 में आता है। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो सभी को, इसको सीधी सी लैंग्वेज में बोला जाता है जीने का अधिकार। ठीक है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को है। साथ में जो विदेशी लोग हैं, भारत में आए हैं, भारत में रहते हैं, उनको भी दैहिक और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद आया आर्टिकल नंबर 21A। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 21A जो था वो संशोधन करके जोड़ा गया है। पहला ऐसा कोई आर्टिकल नहीं था और इम्पोर्टेंट भी है 21A, क्योंकि जो 21A है वो सीधा सीधा रिलेटेड है आपका राइट टू एजुकेशन से। किससे रिलेटेड है? राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21A, ठीक है, 21A जो है वो है राइट टू एजुकेशन। मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों का अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसमें है 21A में। ठीक है, आयु 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 21A में। इसको बोलते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन। इसके बाद है अगला आर्टिकल नंबर 22। ये आर्टिकल नंबर 22 जो है उसमें लिखा है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निवारक के खिलाफ संरक्षण। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो कि, जैसे कि मान लो कोई अगर विवाद है या फिर कोई अपराध है, तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड जो हैं ऐसे मामले होते हैं जिनमें की डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होती। ठीक है, उसके खिलाफ संरक्षण वो भी कौन प्रदान करता है? हमारा संविधान प्रदान करता है कि जब तक आपका दोष सिद्धि नहीं हो जाता तब तक आपकी गिरफ्तारी भी नहीं होगी। इससे पहले जो पढ़ा था अपन ने वो गिरफ्तारी होने के बाद का संरक्षण था, पढ़ा था अपन ने, तो वो क्या था? गिरफ्तारी होने की। जैसे कि बहुत ही एक संगीन आपने अपराध किया है, उस अपराध को लेके आपकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आपको संरक्षण प्रदान करना पुलिस की जिम्मेदारी, जब तक कि आपका दोष सिद्ध नहीं हो जाता। तो ये भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें गिरफ्तारी भी नहीं होती जब तक कि दोष सिद्ध नहीं होगा। इसके बाद है 23वां अनुच्छेद नंबर 23 जो है वो है बलात् श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध। बलात् श्रम मतलब पहले दास प्रथा चलती थी, बंधुआ मजदूर नाम सुना होगा, कुछ लोगों को बंधुआ बना के उनसे मजदूरी कराई जाती थी, तो उसके खिलाफ था ये बलात् श्रम। और एक था मानवों का दुर्व्यापार, मतलब सीधी सी बात थी मानव तस्करी पर रोक। ठीक है, अगर कोई मानवों का दुर्व्यापार करता है तो उसके खिलाफ सीधा सीधा ये प्रावधान है आर्टिकल नंबर 23। इसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 24। तो आर्टिकल 24 क्या था? आर्टिकल 24 में लिखा है जोखिमपूर्ण कार्यों में बाल श्रम आदि का निषेध। जो जोखिमपूर्ण कार्य हैं उनमें, जैसे कि कोई भी जोखिमपूर्ण कार्य जो कि रिस्की हो, जिसमें कि दुर्घटना की संभावना हो, उसमें बाल श्रम पर पूर्णतः प्रतिबंध है। वैसे बाल श्रम पर पूर्णतः प्रतिबंध है, लेकिन इस आर्टिकल के तहत सिर्फ क्या बोला गया है? जोखिमपूर्ण कार्यों के लिए बाल श्रम पर रोक। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 24 है। अब आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक, 25, 26, 27 और 28, ठीक है, ये जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल आते हैं आपकी धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, मतलब इसके अंतर्गत सारी चीजें आ जाती हैं कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता में आप धर्म का प्रसार कर सकते हो, धार्मिक सभाएं कर सकते हो, धर्म के लिए आप धन एकत्रित कर सकते हो। ये सारी चीजें इन 25 से लेके 28 तक के
आर्टिकल्स अनुच्छेद में आती हैं। जब अपन इसको पूरा पढ़ेंगे तो मैं आपको और क्लियरली पूरा समझा दूंगा, ठीक है। तो ये थी आपकी नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। 5 से 11 भी मैंने बता दिया है क्या क्या था, ठीक है। इसके बाद नागरिकता के भी 2 भाग थे कि कुछ विदेशी नागरिक थे, कुछ भारतीय नागरिक हैं। तो उन दोनों में क्या अंतर है, तो वो यहाँ अपन ने पढ़ा कि केवल भारतीयों को कितने 5 अनुच्छेद अधिकार प्राप्त हैं, और विदेशी प्लस भारतीय मतलब भारतीयों को तो है ही, साथ में विदेशियों को भी अधिकार प्राप्त हैं। तो वो कितने हैं अपने 11 आर्टिकल्स।